हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने दिसंबर 2024 का जी सेट का पेपर शुरू किया जी, और उसके 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। आज सेकंड पार्ट में हम अगले 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे। मेक श्योर जो यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं वो यहाँ से प्रैक्टिस कर पाएँ, बिकॉज यूजीसी नेट या जहाँ पर भी एजुकेशन का एग्जाम होता है, चाहे कोई और सेट हो या जो है ओडिशा के जो एसएसबी पीजीटी या जो भी पीजीटी लेवल के एग्जाम है, वेस्ट बंगाल के पीजीटी लेवल के हैं या और जगह के सेट हैं, तो जहां एजुकेशन आ गया वहां पे आप ये चीजें कवर कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो आपके सामने पेश है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 51st क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 51st क्वेश्चन, ड्यू टू विच टाइप ऑफ फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द टेस्ट द रेंज ऑफ स्कोर्स इंक्रीजेज। तो रेंज ऑफ स्कोर जो है वो इंक्रीज होता है किस तरीके के आइटम्स की वजह से। यानी जब आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं या एक स्टैंडर्डाइजेशन के बाद एक टेस्ट बनता है आपका, सो अगर वो टेस्ट बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट है, या एवरेजली डिफिकल्ट है, या दोनों है, टू डिफिकल्ट या टू इजी, सो क्या रेंज ऑफ स्कोर्स इंक्रीज होगा? तो देखो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चाहे हम इजी की साइड जाएं चाहे हम डिफिकल्ट की साइड जाएं, वो रेंज ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगी। सो आंसर क्या रहेगा आपका? ये दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगर बहुत इजी टेस्ट है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, और बहुत डिफिकल्ट है तब भी वो डिस्क्रिमिनेट, तब तो वो देखो जब बहुत इजी है तब वो दो बच्चों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है तब वो दूसरे तरीके की एक्सट्रीम गड़बड़ होगी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो बिलो एवरेज रह जाएंगे। सो वो सिचुएशन है यहाँ पे। तो रेंज जो है वो बढ़ जाएगी टू इजी और टू डिफिकल्ट। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है जहां पे आपसे पूछा गया है ग्रुप ऑफ स्केल्स प्रिसीजन लेवल पे लो टू हाई आपको क्राइटेरिया में सेट करनी है। ठीक है, सो ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल, रेशियो, ये ऑप्शंस हैं। तो अगेन नॉमिनल सबसे पहले आता है, सबसे सिंपलेस्ट है, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन रेशियो, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो फिट बैठेगा। बिल्कुल सही है, सी आंसर। 53rd, the research conducted by Pavlov to develop classical conditioning theory of learning is। तो ये किस टाइप की रिसर्च है? Pavlov ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग की रिसर्च की थी वो एक डॉग के ऊपर की थी, और उस डॉग के जो है वो ड्रूलिंग के पे की थी, यानी सलाइवा जो है वो कितना रिलीज होगा और कैसे हम अनकंडीशनड स्टिमुलस को कंडीशनड बनाने की कोशिश करेंगे, राइट, या एक न्यूट्रल स्टिमुलस से कनेक्ट करने की, एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। सो ये अप्लाइड है। अप्लाइड तो जब होती है रिसर्च जब ऑलरेडी ये रिसर्च हो रखी होती है और ये अपना अलग से एक एक्सपेरिमेंट देख के उसको प्रूव करने की कोशिश करते, या ये अप्लाई करके देखते पहले से हुई हुई रिसर्च को। तो नहीं जी, अप्लाइड नहीं है। एक्शन रिसर्च भी नहीं है। एक्शन रिसर्च लोकल लेवल पे होती है, प्रैक्टिशनर्स के द्वारा की जाती है, वगैरह वगैरह। फंडामेंटल है ये, कोरिलेशनल भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि कोरिलेशन आप ठीक है कोरिलेशन तो ढूंढ ही रहे हो, लेकिन वो कोरिलेशन तो आप किसी के साथ भी कर सकते हो ना। यानी हम न्यूट्रल स्टिमुलस को, जो हमारी घंटी थी उसको हम फूड के साथ, सॉरी, जो हमारे न्यूट्रल स्टिमुलस, हाँ ठीक तो है, न्यूट्रल जो था हमारी घंटी थी उसको हम एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ यानी फूड के साथ एसोसिएट कर रहे थे, राइट। तो कोरिलेशन तो देख रहे हैं, लेकिन ये न्यूट्रल स्टिमुलस कोई भी हो सकता है। तो हम वो कोरिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से, अगर आप देखेंगे तो। सो फंडामेंटल है जी, बिल्कुल बेसिक रिसर्च है ये। ओके, 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च की टर्म्स में कौन सी जो है यहाँ पे चीजें सही हैं रिसर्च की टर्म के लिए? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, सही बात है। इट लीड्स टू एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज, डेफिनेटली। जब आप दोबारा से सर्च कर रहे हो, रिसर्च यानी यू आर सर्चिंग अगेन, तो एनहेंस तो होगी नॉलेज कुछ ना कुछ तो। हाइपोथेसिस आर टेस्टेड इन सम टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट की जाती है कुछ एक टाइप ऑफ रिसर्च में, सही बात है। स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव में हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, क्वालिटेटिव में एक तरीके से होती तो वही है, बट हम एक गाइडिंग हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। ठीक है, इट गिव्स एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। नहीं, एक्सपेक्टेड कैसे होगा? जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, हमें क्या पता, हम तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड वाला सही नहीं है जी। ओके, which of the following cannot be an intervening variable in the context of the study of effectiveness of a particular teaching strategy on the achievement of students of grade 9th in mathematics? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल नहीं होगा? ओके, सो अब इंटरवीनिंग ये कैसे है? देखो, स्टडी हैबिट्स
तो वो स्टडी हैबिट्स क्या होंगी बच्चे की कि वो कितनी देर पढ़ रहा है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना कि वो अचीवमेंट कैसी है। सिर्फ हम तो क्या देख रहे हैं, हम टीचिंग स्ट्रैटेजी की इफेक्टिवनेस देख रहे हैं उसके अचीवमेंट पे, वो भी 9th क्लास की और मैथ्स की अचीवमेंट पे, राइट। सो इंटरवीनिंग तो वो होते हैं ना जो अब एक बेसिकली कहीं कहीं ना कहीं हमें शो भी नहीं हो रहे होते और हम डाउटफुल रहते हैं। सो बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी और स्टडी हैबिट्स, ये दोनों की दोनों चीजें यहाँ मेंशन नहीं है। 9th क्लास और मैथमेटिक्स तो एक्सप्लिसिटली मेंशन है ऑलरेडी, ओके। तो ये चीजें जो है वो एक तरीके से उसमें नहीं आएंगी। हम क्या देख रहे हैं, हम पर्टिकुलर टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। तो अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स या 9th क्लास ये तो कांस्टेंट है 9th और मैथमेटिक्स, तो ये इंटरवीनिंग नहीं है जी। पहले दो इंटरवीनिंग रहेंगे जिनको हमें आइडिया नहीं रहेगा कि कौन सी चीज की वजह से क्या चेंज आ रहा है, ओके। तो आंसर 3rd एंड 4th हो जाएगा, हमसे नोट पूछा है, ठीक है, इंटरवीनिंग जो नहीं होंगे। Which type of hypothesis is there is difference between job satisfaction of teachers of government and private secondary schools? तो इन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि जॉब सेटिस्फेक्शन में जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के, उनका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो डिफरेंस तो है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन ज्यादा जॉब से सेटिस्फाइड है, प्राइवेट वाले या गवर्नमेंट वाले, या ऐसा कुछ इन्होंने सिग्नल नहीं दिया कि एक साइड हो। तो ये नॉन डायरेक्शनल हुई, यहाँ पे कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की। अगर हम ये बोलते कि ये जो है जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इज हाई या सिग्निफिकेंटली हाई एज कंपैरिजन टू प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल्स, तो वो क्या हो जाता, एक तरीके से हम वन साइडेडली क्लियर कट बोल रहे हैं, सो वो डायरेक्शनल होती है। ये नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि दोनों ही तरफ की कोई भी हो सकता है, प्राइवेट टीचर भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं या गवर्नमेंट भी, तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली, तो ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गई। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस के सोर्सेज पूछे कि हाइपोथेसिस जब आप बनाते हो, तो हाइपोथेसिस बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट, जो आप लेके चलते हो अपनी रिसर्च करने से पहले ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी, राइट। सो प्रीवियस रिसर्च रिपोर्ट, डेफिनेटली लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे आप हाइपोथेसिस जो है वो बनाते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं, टेक्निक से तो हम बाद में डाटा को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक इन द सेंस डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो वो सोर्स नहीं होगा हाइपोथेसिस का। प्री एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर, डेफिनेटली अगर एक्सपीरियंस कोई रहा है रिसर्चर का तो वो लीड कर सकता है उसको वो टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए। रिसर्च टूल नहीं, टूल से तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे। देन इनसाइट ऑफ रिसर्चर, डेफिनेटली। सो रिसर्चर जो है वो प्री एक्सपीरियंस, इनसाइट या प्रीवियस रिपोर्ट्स, या हो सकता है टीचर ने गाइड किया हो या किसी और से गाइडेंस मिली हो, तो वो सारे सोर्स हो सकते हैं हाइपोथेसिस के। 135 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। देन आपके सामने नॉमिनल, रेशियो, ऑर्डिनल स्केल, इनके एग्जांपल्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं। जर्सी नंबर ऑफ क्रिकेटर्स, नॉमिनल स्केल, ठीक है, नॉमिनल है, ये सही है, क्योंकि जर्सी नंबर जो मैंने एग्जांपल के तौर पे भी आपको बताया था जब मैंने मेजरमेंट स्केल्स पढ़ाए थे, ओके। सो नॉमिनल रहेगा, नाम नाम के लिए है, ऐसे नहीं है कि जर्सी नंबर पे 1 या 2 या इस तरीके से आप 82 लिखा है तो वो 82 नंबर हो गया, नहीं, वो आप जो है रैंडमली लिखे हुए हैं। सो सिर्फ नॉमिनल है, वो मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। वेट ऑफ द स्टूडेंट, डेफिनेटली वेट या जो है हाइट जिनको लेके चलते हैं वो एब्सोल्यूट 0 में आ जाएंगे, तो वो रेशियो स्केल में आते हैं, ये बात भी ठीक है। सुपीरियर परफॉर्मेंस इन सिंगिंग कंपटीशन, तो देखो सुपीरियर की जब आपने बात कर दी यानी कोई ना कोई इंफीरियर है, तो आप कहीं ना कहीं रैंकिंग वाले एस्पेक्ट में आ गए, ये ऑर्डिनल ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। और स्कोर्स इन इंग्लिश अचीवमेंट, इंग्लिश के अचीवमेंट में भी आपको जो स्कोर मिले हैं वो आप रैंक में लगा सकते हो, तो ऑर्डिनल हो सकता है, गलत नहीं होगा। ये पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपके जो गुजराती, क्योंकि जीसेट है तो गुजराती मीडियम में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखे, वहां पे इस ऑप्शन में कुछ तो अलग आ रहा है, ठीक है, नो मेजर करके या ऐसा कुछ, ऑर्डिनल स्केल नहीं आ रहा है, यहां तक आ रहा है ऑर्डिनल। सो ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत दिया है इन्होंने, नोट करेक्ट पूछा है ना, तो ये आंसर सही दिया है, बट मुझे लग नहीं रहा है ये भी सही है। सो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ओके, क्योंकि ये सारा का सारा मैंने आपके लिए जो चार्ट रेडी किया था वीआईपी क्लासेस में करवाया था कि नॉमिनल में क्या आ जाएंगी, सिर्फ नाम नाम की चीजें, तो ये एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो। ऑर्डिनल में हम क्या बात करते थे, जैसे रैंक की बात कर ली या प्रीवियस परफॉर्मेंस की बात करती हमने म्यूजिकल इवेंट में, रैंकिंग, तो रैंकिंग, रिलेटिव पोजीशन, ये एक मेजर चीज रहेगी। इंटरवल में हम क्या बात करते हैं, जहां सेम इंटरवल देखने को मिले, सो ये वो हो गया। रेशियो स्केल की बात करेंगे तो वहां पे ट्रू जीरो एग्जिस्ट करती है और बाकी सारी चीजें वेट, हाइट, ये सारे रेशियो स्केल में आ जाएंगे।
सो आप जो है ये इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिए रादर देन इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने के बजाय। इसको आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए बिकॉज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कुछ तो मिसप्रिंट या कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ओके क्योंकि जब हमने सुपीरियरिटी की बात कर ली तो सुपीरियर इंफीरियर यानी आप रैंकिंग तो कर रहे हो कहीं ना कहीं, और डेफिनेटली वो रैंकिंग में ये नहीं है कि इंटरवल एग्जैक्ट सेम हो, ठीक है, तो वो रैंकिंग सेम है तो ऑर्डिनल ही रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टी वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर पर्टिकुलर डाटा इज 9 देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एफ वैल्यू। तो एफ वैल्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो, एफ वैल्यू कैसे निकलेगी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एफ निकालनी है, टी वैल्यू 9 दे रखी है, 9 9 81, 9 इंटू 9 81 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता था यहाँ पे 81 या कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाती और एफ की होती वो, और आपसे टी निकालने को बोला जाता, तो एज एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर तो टी हो जाता आपका अंडर रूट एफ, यानी अगर 81 दे रखा होता या 100 दे रखा होता, मान लो 100 है तो ये क्या हो जाता आपकी वैल्यू टी की 10 आ जाती। ओके, while studying the attitudes of married women towards social media, a researcher continues interviewing them until the satisfying findings are not derived। तो वो कंटिन्यूटी में लगा हुआ है रिसर्चर जब तक उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च ये किस तरीके की, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, एथनोग्राफिक स्टडी या फिर नैरेटिव। तो ये कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में लगा हुआ है, जब तक अगर एक ही बार वो आप चीज कर लो या इंटरव्यू कर लो या चीजें देख लो तो वो आपका केस स्टडी फिर भी हो सकता था कि आप इन डेप्थ जो है कुछ एक लोगों के ऊपर काम कर रहे हो, बट यहाँ पे एटीट्यूड ऑफ मैरिड वुमेन आ गया तो अब ये कितने का सैंपल लेके चल रहे हैं, क्या चीजें हमें नहीं पता। हाँ ये पता है कि वो जनरलाइज करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो ढूंढना चाह रहे हैं। सो ये ग्राउंडेड थियरी जो है वो हमारा क्या करेगा, बेटर साउंड करेगा। ओके, main purpose for which a teacher asks students to maintain a reflective journal is। so main purpose क्या है जिसके लिए टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को एक रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। so to enhance attainment of instructional objectives, to enhance participation of students in learning experiences, to provide more scope for reflection on learning activities, to enhance learning based on reflection। so main purpose पूछा है जिस for which a teacher asks students टू मेंटेन अ रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो टीचर बच्चों को रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन करने के लिए कह रहा है। रिफ्लेक्टिव जर्नल में क्या होगा, बेसिकली जो बच्चे ने सीखा है वो रिफ्लेक्ट बैक करके एक जर्नल मेंटेन करेगा, उस पर लिख के रखेगा, चीजें कलेक्ट करेगा, तो अपना थॉट प्रोसेस भी इंक्लूड कर रहा है, राइट। सो ये उसकी लर्निंग को कहीं ना कहीं एनहेंस करेगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन रहेगा हमारा, टू एनहेंस लर्निंग बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, इफ द फीडबैक इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर अ रिस्पॉन्स, तो अगर इमीडिएटली फीडबैक मिल रहा है तो देखो फीडबैक तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर इमीडिएटली फीडबैक मिल रहा है तो वो प्रिडिक्टिव का भी कोई चक्कर नहीं है ज्यादा, बट करेक्टिव फीडबैक है वो, क्योंकि इमीडिएटली दे दिया तो वो चीज आप सही कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम उसमें माइक्रो टीचिंग की साइकिल में भी पढ़ते हैं ना कि प्लान किया, पढ़ाया, फीडबैक मिल गया वहीं पे, तो वहीं पे फीडबैक मिला तो वापस से रीप्लान किया आपने, तो करेक्शन का ऑप्शन रहता है, तो करेक्टिव फीडबैक रहेगा ये जब इमीडिएटली मिल रहा है रिस्पॉन्स के बाद। ओके, मेन पर्पस ऑफ डिस्प्लेइंग पोर्टफोलियोज ऑफ स्टूडेंट इज, तो पोर्टफोलियो डिस्प्ले करने का मेन पर्पस क्या है, टू शोकेस द वेराइटी इन लर्निंग अटेन्ड बाय लर्नर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पेरेंट्स, टू प्रूव दैट स्टूडेंट्स आर लर्निंग। तो ये पेरेंट्स के बेनिफिट के लिए हो रहा है, नहीं, ये तो कभी भी पर्पस नहीं होता। टू कन्विंस द स्टूडेंट्स दैट दे कैन लर्न एंड मोटिवेट देम टू पुट मोर एफर्ट्स, तो उनको कन्विंस करने के लिए उन्हीं से आप पोर्टफोलियो बनवा रहे हो, ये भी नहीं साउंड कर रहा बेटर। टू शोकेस द डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग अटेन्ड बाय लर्नर्स, तो आप क्या देख रहे हो कि आपने डेवलपमेंटल चेंजेस या जितना भी हाईएस्ट बच्चे ने सीखा है तो वो लर्निंग जो है आप एक जगह पे शोकेस कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो। ओके, टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ क्लासरूम लर्निंग टू द अथॉरिटीज, तो नहीं, अथॉरिटीज के लिए नहीं, हम बच्चे की जो है उसने कितना क्या कुछ सीखा है उसकी चेंजेस देखने के लिए हम जो है उसके लिए पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं। ओके, students are sitting in small groups discussing and framing hot questions from a piece of content this scenario describes। तो बच्चे एक ग्रुप में बैठे हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं और क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम कर रहे हैं, इतना समझ आ रहा है हमें, ठीक है। एक पीस ऑफ कंटेंट उनके पास है और वहां से उनको क्वेश्चंस जो है समझ के क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। सो एबीएल, बीपीएल, ब्लेंडेड लर्निंग या कॉन्सेप्ट टीचिंग। सबसे पहले तो अगर आपको एबीएल, बीपीएल का मतलब नहीं पता होगा तो आप इन्हीं में से एक लगा के आओगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो ये पता होना जरूरी है। तो पीबीएल प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो गया और ये क्या हो गया, एक्टिव ब्लेंडेड लर्निंग हो गया।
ओके तो देखो ब्लेंडेड तो नहीं है कहीं भी, बच्चे बस बैठे हैं, एक पीस ऑफ कंटेंट उनके पास है और वो क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे डिस्कशन करके समझ के। तो कहीं ना कहीं वो डिस्कशन और समझने वाला एस्पेक्ट जो है सो वो कॉन्सेप्ट टीचिंग रहेगा, ना कि ब्लेंडेड। तो ब्लेंडेड कहीं नहीं आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहीं नहीं हो रही है, बस दे आर डिस्कसिंग एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर दैट दे विल ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चन। ओके तो आंसर हमारा डी हो जाएगा जी। एक्टिव ब्लेंडेड लर्निंग क्या होगा? ब्लेंडेड लर्निंग इज कॉमनली तो आर्ग्यूएबल सिंपलिसिटी, ये मतलब आर्ग्यूएबल है बट यही फुल फॉर्म इसकी देखने को मिलती है एजुकेशन के फील्ड में कि ब्लेंडेड भी है और एक्टिव भी है, जहां पे इंक्लूड है लर्नर्स जो है, वी आर इंक्लूडिंग द लर्नर्स, वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड देम इन द प्रोसेस। ओके प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल, ये जो है अपना क्या रहेगी? पीबीएल की फुल फॉर्म बेसिकली। A researcher wants to study the communication process in classroom in its totality. तो रिसर्चर जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को टोटलिटी में समझना चाह रहा है, क्लासरूम में जो हो रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा तरीका रहेगा स्टडी के लिए? सो फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, गैलोवे सिस्टम, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम प्रोसेस एंड इंटरव्यू ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो देखो मेजरली तो हम ये दो एनालिसिस पढ़ते हैं, हमें पता है इसी में से होना चाहिए। सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग से या बच्चों के इंटरव्यू लेके आप कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं समझ पाओगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस तो आप वहां बैठ के जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके, कोडिंग करके, डीकोडिंग करके तब समझ आएगा। बट फ्लेंडर से बेटर ऑप्शन गैलोवे हो गया, बिकॉज इन्होंने बोला टोटलिटी में समझना है। टोटलिटी में वर्बल नॉन वर्बल दोनों का तरीके का कम्युनिकेशन आ गया, जो कि गैलोवे सिस्टम में इंक्लूडेड है। फ्लेंडर सिस्टम जो है इट ओनली इंक्लूड्स या इट ओनली टॉक्स अबाउट वर्बल सिस्टम, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके टोटलिटी में पूछा है। अगर ये पूछता इन इट्स टोटलिटी की बजाय वर्बल बोल देता तो फ्लेंडर आ जाता, क्योंकि सिर्फ वर्बल है वहां पे। If a teacher is providing learning experiences to develop objectivity among the students, then which of the following domains is he trying to work with? सो टीचर जो है अगर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करना चाह रहा है, क्या डेवलप करने के लिए? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब बच्चे में बायसनेस ना हो बच्चों में, ठीक है, वो बायसनेस की बजाय वो ऑनेस्ट रहे, उनको समझ आए चीजें। सो ये एक तरीके से आपको नहीं लग रहा वैल्यू सिस्टम क्रिएट हो रहा है, वैल्यूज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सो वो वैल्यू जो है वो अफेक्टिव डोमेन में आ गया, ही इज ट्राइंग टू वर्क विद अफेक्टिव डोमेन। ओके ऑब्जेक्टिविटी में आ गया रिप्रेजेंटिंग रियल या ऑब्जेक्टिव ट्रुथ डिस्पाइट ऑफ योर ओपिनियन। तो जब आप ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात कर रहे हो, ऑनेस्टी की बात कर रहे हो, रियलिटी की बात कर रहे हो, सो समहाउ ये वैल्यू शो करता है एंड डोमेन ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ अफेक्टिव डोमेन। ओके Which of the following is the basis of observation in Flanders interaction analysis of classroom teaching? तो जो आप इंटरेक्ट करते हो या उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, देन फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में बेस क्या रहता है? हम किस बेसिस पे जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं? हम बच्चे का वर्बल बिहेवियर या बच्चे टीचर और स्टूडेंट का वर्बल बिहेवियर, और वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, या फिर वर्बल बिहेवियर एंड साइलेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो टीचर एंड स्टूडेंट तो कॉमन दे दिया इन्होंने, बट दोनों नहीं है, बोथ वर्बल नॉन वर्बल कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ गैलोवे अगेन, ठीक है, ये गैलोवे रहेगा। नॉन वर्बल अकेला है नहीं, वर्बल अकेला जो है वर्बल बिहेवियर वो फ्लेंडर में तो आता है, बट वर्बल बिहेवियर के साथ साथ साइलेंस भी है। सो ये ऑप्शन बेटर रहेगा हमारा फ्लेंडर के लिए, बिकॉज 10th कैटेगरी में हम साइलेंस, पोज उसको इंक्लूड करते हैं, राइट। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा जी। A difference in the assumption of Flanders and Galloway's system of interaction analysis is in the, तो डिफरेंस क्या है जब हम assumptions की बात करते हैं? इज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्बल बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्यूपिल पार्टिसिपेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर इनिशिएटेड। सो फ्लैंडर एंड गैलोवे की बात हो रही है, तो दोनों में नॉन वर्बल बिहेवियर, बोथ कंसिस्ट वर्बल बिहेवियर while we are analyzing, okay, but Galloway also includes non-verbal behavior of the teacher या and student, okay. So interaction analysis में non-verbal include होता है, Galloway में verbal दोनों में होता है, तो non-verbal जो है वो difference हो गया हमारा, okay. Which of the forms of teacher self-assessment will not involve verbal description of levels of performance? So verbal description जो है वो नहीं होगा इन सेल्फ असेसमेंट के तरीकों में, क्या है, verbal description involved नहीं होगा। तो चेकलिस्ट,
रुब्रिक, रेटिंग स्केल, या फिर वर्बल में देखो कई बार ना वर्बल समझ के हम ये समझते हैं कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बोलना, स्पीकिंग, ठीक है, ओरल वे में बात कर रहे हैं हम, नहीं, वर्बल में रिटर्न भी पार्ट आ जाता है। ओके, सो देखो चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में चीजें मेंशन है, आपको टिक करनी है, तो आप सेल्फ असेस कर सकते हो, तो डेफिनेटली वहां पे इंक्लूडेड है वर्बल भी, ठीक है। देन आपका है रुब्रिक्स, उसमें भी सेम चीज है, रेटिंग स्केल में भी सेम चीज है। अचीवमेंट टेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है जी, तो जो सेल्फ असेसमेंट का तरीका है, सेल्फ अगर आप अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू असेस करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे तो अचीवमेंट टेस्ट कोई और लेता है, ठीक है, मैं अपना ही अचीवमेंट टेस्ट नहीं लूंगी यूजुअली। तो अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखोगे तो ये अचीवमेंट टेस्ट या सेल्फ असेसमेंट के टेस्ट में आएगा ही नहीं, बट इट विल नॉट इन्वॉल्व वर्बल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो वर्बल डिस्क्रिप्शन इसमें जरूरी नहीं है, आपको सीधा टेस्ट ही पकड़ाया जाएगा या आपसे टेस्ट लिया जाएगा, वो कैसे भी लिया जा सकता है। ओके, सो डी रहेगा, नॉट इन्वॉल्व पूछा था। Which of the following pedagogic alternatives is most appropriate if the teacher wants to enable her students re-examine existing practices and structures? So अगर टीचर मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका या अल्टरनेटिव कौन सा होगा, अगर टीचर जो है बच्चों को क्या सिखाना चाह रहा है कि वो जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस या एग्जिस्टिंग चीजें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको री एग्जामिन कर सके। सो वो री एग्जामिन के लिए तो देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट में तो नई इंफॉर्मेशन बन रही है, हमें तो दोबारा से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों का री एग्जामिन करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड में भी एंड एक्टिविटी बेस्ड में भी, तो मेजरली क्रिटिकल एनालिसिस कर पाएंगे आप उस चीज का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सो क्रिटिकल एनालिसिस एक बेटर पेडागोजिक अल्टरनेटिव रहेगा अगर टीचर चाह रहा है कि वो री एग्जामिन जो है बच्चों से करवाए। The primary purpose of ICT integration is for, तो primary purpose क्या है ICT integration का? So it is for promoting concerns for economy in use of resources, या it is for enhancing student involvement in the learning, reducing workload of the teachers in terms of transactional hours, देन ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। तो ऑब्वियसली हम लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, ना तो हम मतलब बिल्कुल ही इकोनॉमिक इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज में इकोनॉमी के कंसर्न से हैं, या क्योंकि इकोनॉमी तो बढ़ेगी, आईसीटी इंटीग्रेट आप कर रहे हो तो चीजें लगेंगे, पैसे और लगेंगे, ठीक है, खर्चा होगा। देन एनहेंस स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग, ठीक है, ये पर्पस है, बट प्राइमरी पर्पस आउटपुट से रिलेटेड है कि आप जो है लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज कर पाए। ओके, critically judge the following. Education is the key that unlocks the door to modernization. So education जो है वो दरवाजे खोलती है modernization के, which sounds right, बिल्कुल ठीक बात है। Development of technology facilitates interaction among people. तो जब टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है, साउंड ठीक कर रही है, बट अच्छा ठीक है, ट्रू और फॉल्स ही तो पूछा है, तो दोनों के दोनों ट्रू हो गए, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं होती है, ठीक है। Which of the following principles is used in shaping behavior in Skinner's operating conditioning? Operating नहीं, operant conditioning. So operant conditioning में प्रिंसिपल जब आप कौन सा जो है बिहेवियर को शेप करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हो, तो इजीएस्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये वर्ड जहां नजर आ जाए, मैंने आपको कई बार करवा रखा है, स्किनर डिटेल में भी करवाया था, अराउंड 1.5 घंटे की वीडियो में सारी स्टोरी बताई थी स्किनर से रिलेटेड। सो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आंसर रहेगा। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग द रिस्पॉन्स सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए वो उन्होंने नहीं डिसाइड किया। प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये तरीका है जो हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग द रिस्पॉन्स स्वीट एंड सॉफ्ट, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ओके, तो ए रहेगा। Video conferencing is an example of synchronous technology, asynchronous technology, both synchronous and asynchronous technology, और hybrid technology। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, you can it is a sort of live chit chat form of thing। Okay, so answer will be synchronous because you are in sync, you are talking on the spot and live talking is there। Okay, so video conferencing will be synchronous technology। Then है given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reasoning। तो assertion reasoning का question है, in classroom communication Socratic questioning is one of the effective strategies टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग है वो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, यानी सोक्रेटिक मेथड की क्वेश्चन आंसर राउंड करवा रहे हो आप और उस बेसिस पे सिखाने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो। सो ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी में माना जा रहा है। फीडबैक थ्रू स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स एनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो फीडबैक जब स्टूडेंट के इवेल्युएशन के थ्रू फीडबैक मिलता है तो वो टीचर को भी एक फीडबैक देता है एटलीस्ट कि वो क्वालिटी ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे एनहेंस करें। तो बात तो दोनों ठीक है,
बट यहाँ क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे हम सोक्रेटिक मेथड की बात कर रहे हैं कि वो इफेक्टिव है, लेकिन वो कैसे इफेक्टिव है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग ही ट्रैक पे चले गए, हम फीडबैक की बात करने लग गए। तो ये दोनों सही तो है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, given below are two statements, use of ICT in research is a superimposition that should be discouraged। नहीं, आईसीटी का तो हम एनकरेजमेंट करते हैं ना क्लासेस में, तो डिस्करेज तो नहीं आएगा रिसर्च में, क्लासेस में, किसी भी जगह पे। रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस हैज टू बी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सो रिसर्च एथिक्स जो है और उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है, उनको ध्यान में रखना, उनको मद्देनजर रखते हुए अपना काम करना, ये जो है एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हैज टू बी। ओके, तो ये बात ठीक है, तो ये ठीक है जी, ये वाली गलत है। ओके, तो फर्स्ट फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। In different levels of teaching, problem solving ability develops at। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज लाइक कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हो, करके देख रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, सो यू देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज इन्वॉल्व, सो आंसर शुड बी द सी। ओके, सी रहेगा। What is the full form of दीक्षा? इजीएस्ट क्वेश्चन, आपको पता है तो वही पता है, अदरवाइज आप नहीं समझ के कर सकते इसको। सो डिजिटल इनिशिएटिव, क्योंकि ये 3 बार इनिशिएटिव दिख गया, तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप इन्हीं में से किसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बट इट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, सो आंसर विल बी डी ऑप्शन। फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा, मैंने इनफैक्ट पहले जो 50 क्वेश्चन थे उनमें भी निष्ठा आया था और मैंने तब भी करवाया था, और वहां पे 1.0 से लेके 4.0 तक हमने पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। सो निष्ठा की फुल फॉर्म पूछी है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। देन ये आपका होलिस्टिक एडवांसमेंट ही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड टीचर्स, तो सिर्फ हेड टीचर नहीं है जी, स्कूल के हेड और टीचर्स दोनों हैं, और ये एक इनिशिएटिव है, तो आंसर ए हो जाएगा। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। Which among the following should be the criteria to assess a teacher made ICT resource? तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए टीचर मेड आईसीटी रिसोर्स को जो है असेस करने का? ठीक है, तो लैंग्वेज, ऑब्वियसली जब आप असेस कर रहे हो तो आप देखोगे कि टीचर ने जो आईसीटी रिसोर्स बनाया है वो लैंग्वेज क्या है, बच्चे को समझ आ भी रही है, नहीं आ रही है। कंटेंट वैलिडिटी चेक की जाएगी डेफिनेटली। अवेलेबिलिटी एट द ऐप ऑफ ऐप एट द लर्नर्स एंड, तो लर्नर जहां पर है वहां पर अवेलेबिलिटी है भी या नहीं उस ऐप की। देन टाइम टेकन बाय टीचर इन डेवलपमेंट, नहीं, टाइम टेकन से असेस नहीं करेंगे, टाइम टेकन तो हो सकता है काफी लंबा लगाओ, बट दैट ऐप कैन बी अ बेटर ऑप्शन और कैन बी जो है उसमें बहुत अच्छी हो सकती है वो, ठीक है, कैन बी इफेक्टिव इफ यू लुक एट द होल पर्पस। सो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, उस बेसिस पे असेस हम नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपने 1 साल में डेवलप किया तो इट्स बेटर, या 2 साल में डेवलप किया तब इट्स बेटर, सो वो चीज नहीं होगी। ओके, तो आंसर 1 2 3 रहेगा। SWOT analysis implies the 4 processes involved in management. Easiest question, you just need to tell the full form of SWOT। तो strength, weakness, opportunity and threat, ये रहता है इसका ऑप्शन, तो आपको क्लियर, मतलब इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, तो एक्सप्लिसिटली जब सिलेबस में मेंशन है तो एट लीस्ट आपको इसकी फुल फॉर्म तो पता हो। ओके, तो सी ऑप्शन। Select the incorrect types of management: centralized, decentralized, external, internal, dependent, independent, autocratic, democratic। So autocratic, democratic सही आंसर है जी। Then centralized और decentralized भी होती है, external, internal भी हो सकती है, but dependent, independent जो है वो हमने मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, क्योंकि मैनेजमेंट है तो वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो बना रही है रूल्स, ठीक है, और फिर बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा अपना। ओके, 83rd क्वेश्चन, कॉन्टिजेंसी मॉडल, मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, ट्राई डायमेंशनल मॉडल। तो ये बता दीजिए नाम, ये सिलेबस में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन होते हैं। ट्राई डायमेंशनल मॉडल बिल रेडिन का है, 3D मॉडल बोलते हैं जिसको। सिचुएशनल लीडरशिप हर्शी और ब्लैंचार्ड का हो जाएगा। मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल ब्लैक एंड माउंटेन का रहेगा, बट आपके क्वेश्चन पेपर में मॉन्स्टन ही दे रखा है। ओके, तो मैंने वही लिखना अभी के लिए जरूरी समझा। कंटीजेंसी जो है वो अपना फिडलर का हो जाएगा, तो 3 4 1 2 ऑप्शन बी, ठीक है। सेलेक्ट द वीक पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में एक लीडर होगा जो आपको एक पर्टिकुलर विजन देगा, उस विजन पे फोकस करवाएगा और उसके थ्रू जो है वो चीजें होंगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्मेटिव अप्रोच भी आपको देगा। सो वीक पॉइंट शायद ये रहेगा कि एम्फेसिस ऑन पॉलिसी, ठीक है, ये मेजरली पॉलिसी पे एम्फेसिस हमने देखा नहीं है ट्रांसफॉर्मेशनल का, हम फोकस देखते हैं विजन के ऊपर। यहाँ पे स्ट्रेंथ पॉइंट जो है वो विजन रहेगा, कि विजन के ऊपर फोकस रहता है, ना कि पॉलिसी पे।
सो सी जो है वो आंसर हो सकता है जी। ओके, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइकोडायनेमिक ट्रेट ऑफ लीडरशिप। जहां पर भी साइकोडायनेमिक आए वहां पर आप सिगमंड फ्रॉइड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। साइकोसेक्सुअल आए, साइको एनालिटिकल आए, ये वर्ड्स जहां दिखे वहां पे आप आंख बंद करके सिगमंड फ्रॉइड लगा सकते हो। ओके, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है, एमिंग टू परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, यूजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिसेस इन विच सेंस। तो कौन सा जो है वो आंसर रहेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, DMAIC। ओके, डिजाइन सॉरी डिफाइन, ठीक है, डिफाइन, मेजर, एनालिसिस है आई थिंक, देन इंप्रूव, एनालाइज करके इंप्रूव करो एंड कंट्रोल करो उसकी क्वालिटी को। फाइंड आउट द जापानीज मॉडल ऑफ चेंज। अगर आपको नेट का सिलेबस भी थोड़ा पता हो तो जापानीज मॉडल में हम JIT मॉडल पढ़ते हैं। ओके, और ये लेविन का थ्री स्टेप चेंज मॉडल अलग है, ये जापानीज में नहीं आएगा। इकिगाई मॉडल जो है वो एजुकेशन में नहीं आएगा, ऑल्दो इकिगाई बुक जो है वो जापान पे ही बेस्ड है टेक्निकली, ठीक है। इकिगाई मतलब जीने का एक रीजन होना, ढूंढना कि आप किस वजह से जी रहे हो। तो अगर वो इकिगाई अगर आपकी लाइफ में होगी तो आप जो है क्या करोगे, और आगे बढ़ोगे और बहुत लंबा जियोगे। तो वो इकिगाई बुक भी है ये, तो वो मॉडल नहीं है जी। ये काइजन मॉडल, ये आंसर आपका रहेगा। ब्रिज ट्रांजिशन भी नहीं है। काइजन मॉडल जो है वो जापानीज मॉडल से रिलेटेड है, या जापानीज मॉडल है चेंज का, और इसमें हम 3C की बात करते हैं, कंसर्न, कॉज एंड काउंटर मेजर्स। ओके, तो ये चीज आपको पता हो। ये भी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं कि कंसर्न क्या है, वो कंसर्न या वो जो चिंता का विषय है कि क्या दिक्कत आई, वो उसका कारण क्या है, और कारण ढूंढ के फिर आप जो है उसके काउंटर में मेजर्स ले रहे हो उसको ठीक करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोटो ऑफ नेक। तो नेक की फुल फॉर्म आपको पता हो, नेक कहाँ स्टैब्लिश हुई, हेडक्वार्टर क्या है, कब स्टैब्लिश हुई, किसके अंडर स्टैब्लिश हुई। नेक के लिए अभी रिसेंटली जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी का नाम क्या है। ये क्वेश्चन जो है कमेटी वाला, ये नेट में आया है इस बार। तो अगर आपने इस बार का पेपर जो 3 जनवरी को हुआ था वो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उसको देख लें। ओके, सो एक्सीलेंस, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, रेलेवेंस। तो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं होती जी, इसमें हम कोई अकाउंटेबल ना तो ठहराते हैं ना हमारा पर्पस है। हम सिर्फ देखते हैं कि वो जो इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो बेटर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसको एक्रेडिटेशन देते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो हम एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस, ये इसका मोटो रहेगा। ओके, if a cost benefit analysis does not appear right in a situation one should go for। तो जब cost benefit analysis नहीं वर्क कर रहा है या सही नहीं नजर आ रहा है किसी सिचुएशन में, सो आपको क्या करना चाहिए, आपको एस्टिमेटेड वैल्यू एनालिसिस करना चाहिए, कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए, डिसीजन ट्री एनालिसिस, या फिर एक्स्ट्रापोलेटेड कॉस्ट एनालिसिस। तो देखो कॉस्ट बेनिफिट तो हो नहीं पा रहा है, तो एक्स्ट्रापोलेटेड कॉस्ट या वैल्यू को एस्टिमेट करना नहीं हो पाएगा। अब कई बार क्या होता है ना, हमने सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस पढ़ा होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अच्छा बेनिफिट नहीं हो रहा तो हम इफेक्टिव एनालिसिस देख लेते हैं, बट उसकी बजाय बेटर ऑप्शन रहेगा डिसीजन ट्री एनालिसिस। हम एक वो होता है ना डिसीजन ट्री, मतलब आप जो डिसीजन ले रहे हो किस बेसिस पे ले रहे हो, उसके प्रोज देखना, कॉन्स देखना, वो सिचुएशंस देखना, ठीक है, तो वो सारी चीजें जब आप चेक करने की कोशिश करते हो तब आप लास्ट में जाके डिसीजन लेते हो। तो जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपीयर नहीं हो रहा कि ये सिचुएशन के लिए बेटर है तो आप डिसीजन ट्री एनालिसिस कीजिए, ठीक है। पर्टिकुलरली आप ये देखिए कि पोटेंशियल आउटकम क्या है, कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉन्सिक्वेंसेज क्या झेलने पड़ सकते हैं। तो एक्सट्रीम अच्छा, एक्सट्रीम बुरा, सारे जो है एनालिसिस आप कर लीजिए। In which year the international network for quality assurance agencies in higher education, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना, पूछी जा सकती है किसी भी दिन, ठीक है। Started and where is the headquarter of the agency। So कब स्टार्ट हुआ और हेडक्वार्टर कहाँ पे है। So आंसर क्या रहेगा जी इसका, बार्सिलोना स्पेन में रहेगा 1991 में। ओके, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन UNCRPD, 49, 50, 51 या फिर 48। तो आंसर 50 रहेगा, 50 आर्टिकल्स हैं इसमें। UNCRPD के आर्टिकल्स कई बार पूछ लिए जाते हैं कि अच्छा एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, या हेल्थ या कंसर्न उनसे रिलेटेड कौन सा है, तो वो आपको पता हो। एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा है वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। ओके, विच आर द बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। तो बैरियर्स क्या रहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा कमियां रहती हैं। लैक ऑफ टीचर्स विद डिसेबिलिटी, नहीं, टीचर्स विद डिसेबिलिटी थोड़ी ढूंढ रहे हैं हम कि वो ही हों, वो भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, तो ऐसे लैक का कोई चक्कर नहीं है, ये एक बैरियर का काम नहीं करेगा। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग्स पेरेंट्स,
रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, हाँ अवेयरनेस कम है इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, ये एक बैरियर हो सकता है। लैक ऑफ डिजिटल टेक्स्ट बुक्स या फिर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम। तो देखो एक ऑप्शन तो हमने हटा दिया, दो दो, अब या 1 3 5 रहेगा या 1 3 रहेगा, ठीक है। तो अब 1 3 तो है ही है, अब पांचवा है या नहीं वो आप बता दीजिए। तो आंसर आपका 1 3 5 हो जाएगा जी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी करिकुलम में, डिजिटल बुक्स में कमी नहीं है, वो बहुत सारी ये बैरियर नहीं है। एक तरीके से डिजिटल टेक्स्ट बुक्स जो है वो बैरियर का काम नहीं करेंगी, उनकी कमी भी नहीं है, क्योंकि वो बुकें छपवानी थोड़ी ना है, वो तो पीडीएफ्स है, वो चीजें हैं तो ऑनलाइन लेवल पे हैं, तो उनकी कमी नहीं होगी यहाँ पे। Responsibility of all kind of coordination for implementing what was assigned to Social Justice and Empowerment Ministry of India. So किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंप्लीटली सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो है मिनिस्ट्री को दे रखी है। तो देखो ये तो नेशनल, ये तो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हो गई जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास दारोमदार रहेगा। सो आंसर ए रहेगा, जो नेशनल पॉलिसी आई थी 2006 में, उसके लिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को जो है असाइन कर रखा था कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर डिफाइंड इन इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट में जाके इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं आप लोगों से, तो इसीलिए कोई भी पेपर हो लास्ट तक तो जरूर पढ़ना चाहिए, ओके। आरसीआई, पीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी, तो 21 डिसेबिलिटीज तो आरपीडब्ल्यूडी में है, पीडब्ल्यूडी में तो 7 डिसेबिलिटी थी, 7 से 21 की हमने फिर 2016 में जाके, ओके। What are the ways of curriculum adaptation? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मैंने पहले भी करवाया हुआ है। करिकुलम अगर नहीं पता तो आप जो है वीआईपी क्लासेस देखना, उनमें भी है करिकुलम से रिलेटेड। सो एसिमिलेशन अकोमोडेशन, एसिमिलेशन मॉडिफिकेशन, अकोमोडेशन मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये तो आपको यूजीसी का भी एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा करिकुलम अडेप्टेशन का। तो क्या तरीके हैं, तो अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन जो है वो एक माना जाता है इनमें से तरीका। सो अडेप्टिव लर्निंग जो है वो डेफिनेटली एक स्पार्क बैक, ब्रिंगिंग अ स्पार्क बैक इनटू द क्लासरूम, कंप्लीटली इनोवेटिव जो है आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे ये मेंशन था कि ये राइट कंसिस्ट बोथ अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, ओके। Which of the following are the essentials of inclusive education? So balanced multi-level curriculum should be developed. Okay, sounds good. Then here there should be provision for cooperative learning in the curriculum. Okay. जब इंक्लूसिव लर्निंग की बात कर रहे हो एजुकेशन की, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द स्टूडेंट्स एडजस्ट विद स्कूल, स्कूल शुड एडजस्ट। बिल्कुल सही बात है, ये तो परफेक्टली सही है, थर्ड तो सही है ही है, देखो हर ऑप्शन में मिल जाएगा थर्ड, ये देखो, ठीक है। देन है गेम बेस्ड टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक शुड बी यूज्ड, should also be used during teaching learning process, ये भी ठीक नजर आ रहा है। स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी टॉट बाय द स्पेशल टीचर्स ओनली, नहीं ये नहीं है जी, ये गड़बड़ कर दिया, पांचवा नहीं आएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। Dash says that instead of saying that person is having disability, we should inquire at which level of own efficiency a person is able to work. तो हमें ये कहने की बजाय कि पर्सन डिसेबल्ड है, हमें उसका एफिशिएंसी लेवल देखना चाहिए कि वो क्या क्या काम करने में एफिशिएंट है। तो ये बात किसने बोली, ये बात आईसीएफ ने बोली जी। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है इंफॉर्मेशन डिसेबिलिटी और उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड। So dash is a conceptual framework that describes disability, health and functioning of a person, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। ICF जो है वो आंसर रहेगा, ओके। Which of the following provisions are made in National Policy for PWD 2006? ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटी विल बी नोन एज दिव्यांग, नहीं इसमें नहीं बोला था दिव्यांग का, तो ये मोदी जी ने शुरू किया था 2015 में मन की बात के बाद कि हमें विकलांग की बजाय दिव्यांग यूज करना चाहिए। टू प्रिवेंट, ये आपका डिसेबिलिटी बाय आइडेंटिफाइंग आएगा, ये बाय आइडेंटिफाइंग इट एट प्रीलिमिनरी लेवल, ये सही है। आप प्रिवेंट कर सकते हो अर्ली डायग्नोसिस से, प्रीलिमिनरी लेवल पे आइडेंटिफाई करके, अर्ली इंटरवीन करके, ओके। ट्रांसपेरेंट सिस्टम विल बी डेवलप्ड टू प्रोवाइड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, हाँ ट्रांसपेरेंट आप बना सकते हो सिस्टम को। केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विल बी टेकन सो दैट चाइल्ड विल नॉट बोर्न विद डिसेबिलिटी, ये बात भी सही है, बहुत केयर जो है वो देखी जाती है, और हर एक 3 महीने पे एक स्कैन भी होता है जिससे आपका पता लगाया जाता है कि कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है बच्चे में, एटलीस्ट जो चीजें हम पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर आपका सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो 27 दिसंबर 2015 में मन की बात जो रेडियो प्रोग्राम है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि इंस्टेड ऑफ विकलांग अ न्यू वर्ड दिव्यांग शुड बी यूज्ड टू रेफर टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। Last question for today, which of the following tasks are assigned to RCI in amended act?
तो जो 2000 में अमेंड किया इस एक्ट को हमने, तो उसमें क्या चीज बताई गई, टू प्रिपेयर सेंट्रल रजिस्टर। ओके, ये तो पहले से ही नहीं था, ये तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे हम। Okay, to prepare standard curriculum for special education system, to train the person who are not eligible but provide any service on professional basis to the person with disability, to prepare trained human resource to work in the area of rehabilitation of disabled. ओके, सो क्या चीज, देखो तीन ऑप्शन तो सही है डेफिनेटली, तीन में से कौन सा एक नहीं आएगा वो देखने वाली बात है। तो आई थिंक रिहेबिलिटेशन वाला तो आएगा, हाँ 1 to 4 रहेगा। सो जो एलिजिबल नहीं है और जो ऑलरेडी प्रोफेशन में, पहले तो ऑलरेडी प्रोफेशन में होने ही नहीं चाहिए वो पीडब्ल्यूडी वाले में, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो। ओके, तो ये चीज गड़बड़ है जी, ऐसा कुछ नहीं बोला था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपने अटेम्प्ट करके देखे हो, कितने क्वेश्चन सही हुए वो बताइएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।